गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन वाले जो था बेटा माइक्रोब्स वो वाले सेगमेंट भी हम लोग क्या कर लेते थे, कंप्लीट कर लेते। टोटल 4 सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने माइक्रोब्स एज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसके अलावा हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। ये 4 कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे बेटा। आज उसी चैप्टर्स के 5th जो हमारा सेगमेंट है बेटा, जो कॉन्सेप्ट है माइक्रोब्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या बायोलॉजिकल एजेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स देखना है, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर्स, और जब बायो फर्टिलाइजर्स देखेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल 2 सेगमेंट बाकी है, रिमेनिंग है इस चैप्टर में, जिसमें से एक सेगमेंट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और आने वाले अगली क्लास में हम लोग वो अपकमिंग सेगमेंट्स भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, यहीं पर बाइंड अप करेंगे। चलिए, तो बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में या बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में माइक्रोब्स का क्या रोल्स है, या तो अदर्स ऑर्गेनिज्म का क्या रोल्स है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा, आज वाले कॉन्सेप्ट में, आज वाली क्लास में क्लियर करेंगे। अगर देखा जाए बेटा तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी, जो पहले की फार्मिंग होती थी, पहले के जो लोग फार्मिंग करते थे, तो वो मोस्टली फर्टिलाइजर्स के जगह पे मैन्यूर यूज करते थे, जिसमें काउ डंग्स वगैरह था या तो और भी चीजें थी, उसको वो क्या करते थे, यूज करते थे सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन नाउअडेज क्या हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जो हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में देखे भी थे कि उन पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए हम लोगों ने कुछ अलग अलग चीजें चेंजेस की। तो जो आज के जो फार्मर्स हैं बेटा, जो फार्मिंग करते हैं फसल से रिलेटेड यानी क्रॉपिंग से रिलेटेड, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, जो इंसेक्ट हमारी फार्मिंग को, हमारी फसल को, हमारी क्रॉप्स को जो नुकसान करती है, हार्म करती है, हमारी अनाज को, ग्रेन्स को जो खा जाती है, तो उसके लिए क्या यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड। वैसे ही कुछ पेस्ट भी हो जाते हैं बेटा, हार्मफुल पेस्ट होते हैं, यूजलेस पेस्ट होते हैं, जो फसल्स की ग्रोथ को, प्रॉपर ग्रोथ को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं, उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं। ऐसे ही सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल, जिसमें नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब हम लोग, फॉस्फेट, ये सब हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो आजकल के जो डेट है बेटा, मतलब नाउ डेट जो ये चीजें चल रही है, इंसेक्टिसाइड यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना, फर्टिलाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स यूज करना, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डे बाय डे क्या कर रही है, कम करते जा रही है, क्योंकि उसकी जो कंजम्पशन पावर है, उसकी जो सेल्फ पावर है, वो आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड कर रहे हो, आप उसको सेल्फ जनरेट नहीं होने दे रहे हो, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, बाहर से चीजों को यूज कर रहे हो। सेकेंड चीज है, अगर हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को किल्ड करते हैं, साथ ही और भी जो वहां पर इंसेक्ट आते हैं उसको किल्ड करते हैं। और अगर कोई पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज करते हैं जो वाटर वगैरह में जाते हैं, वाटर बॉडीज में जाते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा, उस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल नहीं था, जो प्लांट को हार्म नहीं कर रहे थे, जो सॉइल को हार्म नहीं कर रहे थे, वो भी पेस्ट और इंसेक्ट या अदर ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, जिसके कारण इकोसिस्टम में क्या हो जाता है बेटा, डिसबैलेंस हो जाता है। जो हमारे इकोसिस्टम है ये बैलेंस कैसे है, तो इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो अप्रॉक्स 8 मिलियन स्पीसीज हैं, वो सभी का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, थ्रेट कंडीशंस आ जाएगी, जो हमारे लिए, हमारी या तो अदर्स ऑर्गेनिज्म के लिए भी लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, एक थ्रेट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक बैड सिचुएशन हो जाएगा वहां पर। तो मोस्टली अब जो है नाउअडेज फिर से एक नई ट्रेंड चली है बेटा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। बहुत सारे, अगर आप फार्मर्स के यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जिनके पास बहुत जो एजुकेटेड होते हैं या जो वेल क्वालिफाइड होते हैं एग्रीकल्चर वगैरह से, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, तो वो नेचुरल जो हमारा जो कन्वेंशनल प्रोसेस था, या जो नाउअडेज लोग जो यूज करते हैं केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसके बदले वो क्या यूज करना शुरू कर दिए, क्या करना शुरू कर दिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दिए, जिसमें वो किसी भी प्रकार के केमिकल्स को यूज नहीं करते, ना ही इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, ना ही पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और ना ही कोई केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते हैं। वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे मैन्यूर
मैन्योर वगैरह जो घर में प्रिपेयर करते हैं और उसी को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंसेक्ट से बचने के लिए, पेस्ट से बचने के लिए क्या क्या चीजें वो यूज करते हैं, वो आज वाली क्लास में हम यूज करेंगे। आज वाली क्लास में उसको पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेस्ट को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, पेस्ट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, इंसेक्ट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं बगैर किसी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड इंसेक्ट पेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी कि कोई पेस्ट है जो हमारी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ को क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, उसको रोक रहा है। अगर कोई इंसेक्ट है जो हमारी फसल्स को नुकसान कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो इन सब से बचने के लिए कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं बेटा जो क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले फार्मर्स के थ्रू, जो क्या करते हैं दूसरे इंसेक्ट को या दूसरे पेस्ट को टारगेट नहीं करेंगे, केवल और केवल उन्हीं पेस्ट को ये हार्म करेंगे, उन्हीं पेस्ट को ये मारेंगे, उन्हीं इंसेक्ट को ये मारेंगे जो हमारी फसल के लिए क्या है, नुकसानदायक है, जो हमारी क्रॉपिंग के लिए क्या है, नुकसानदायक है, यानी कि हार्मफुल है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करेंगे। एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन के फॉर्म में मैंने आपको ये स्टोरी के फॉर्म में मैंने इन चीजों को आपको सुना दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं जो हमारी मुद्दे की बात है, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जहां से नीट में क्वेश्चन बनते हैं, जहां से बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब सुना बेटा, माइक्रोब्स एज अ बायोलॉजिकल एजेंट में मैंने 3 पार्ट में सेगमेंट को डिवाइड किया। एक तो अप्रोच है जिसको हम ऑब्जेक्टिव या एम या गोल भी बोल सकते हैं कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका अप्रोच क्या है। सेकंड में मैंने एजेंट बनाया है बेटा कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, यानी कि माइक्रोब्स ऐसे कौन कौन से हैं जो यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो हार्मफुल नहीं होने वाले हैं, या जो पेस्ट या इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाले हैं। उसमें भी मैंने 2 पार्ट कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स एजेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कौन कौन से ऐसे एनिमल्स कैटेगरी के एजेंट हैं जो एज अ इंसेक्ट कंट्रोल में यूज हो सकते हैं या पेस्ट कंट्रोल में बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में यूज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोब्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम कोई केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है फाइगोसाइटोसिस, या तो आपने फूड चेन पढ़ा होगा कि नेचुरल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे नेचुरल ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, उसको फीड अप करते हैं। इट मींस यहाँ पर अगर नेचुरल को खा रहा है, हम अगर किसी प्लांट को खा रहे हैं तो वहां पर कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये नेचुरल हमारी हैबिटेट है। लेकिन अगर कोई केमिकल्स किसी प्लांट को खाने लगे तो वो केमिकल्स उसको क्या करेगा, हार्म करेगा, आने वाले जनरेशन के लिए या इकोसिस्टम को डिसबैलेंस के लिए क्या हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर नेचुरल प्रोसेस चल रही है तब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें यहाँ पर नुकसान, हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मोस्टली उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 3 सेगमेंट मैंने बताया, यहीं से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपको 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और यहीं से 3 क्वेश्चन आपको बनेंगे नीट के एग्जामिनेशन में। चलिए तो अब एक एक करके इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटा अप्रोच क्या है भाई, इस बायोलॉजिकल एजेंट का अप्रोच क्या है। तो फर्स्ट अप्रोच है टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, इन माइक्रोब्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये माइक्रोब्स जो है प्लांट के डिजीज और पेस्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डिजीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन माइक्रोब्स को डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सेकेंड है इट इज नॉन टॉक्सिक। अगर हम कोई केमिकल्स यूज करते हैं तो वो टॉक्सिक था, ह्यूमन के लिए भी टॉक्सिक था, एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक था, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए या तो इकोसिस्टम के लिए भी डिसबैलेंस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर जो नेचुरल माइक्रोब्स हैं तो ये टॉक्सिक नहीं होंगे, हमें नुकसान इनसे नहीं होगा, हमारा काम भी हो जाएगा, पेस्ट भी कंट्रोल हो जाएगा, इंसेक्ट भी कंट्रोल हो जाएगा, और हमें इसके बदले में कोई भी डिसएडवांटेज देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई सेकंड पॉइंट है कि इसका अप्रोच क्या है, नॉन टॉक्सिक है। थर्ड क्या है, नॉट हार्म द ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, नॉन टारगेटेड इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये किसी एनिमल्स को, किसी ह्यूमंस को, किसी प्लांट को नुकसान नहीं करता बेटा। इवन ये नॉन टारगेटेड इंसेक्ट और पेस्ट को भी कंट्रोल नुकसान नहीं करता, हार्म नहीं करता। ये उसी इंसेक्ट को टारगेट करेगा जो इंसेक्ट हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उसी पेस्ट को टारगेट करेगा जो पेस्ट हमें क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो सारे टाइप ऑफ इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इकोसिस्टम डिसबैलेंस
डिसबैलेंस हो जाता है। यहाँ पर ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नॉट हार्मफुल फॉर इकोसिस्टम। ऑब्वियसली ये इकोसिस्टम को डिसबैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये इकोसिस्टम को बैलेंस रखेगा, यानी उसके लिए भी हार्मफुल नहीं है। सॉइल फर्टिलिटी विल नॉट रिड्यूस्ड, सॉइल फर्टिलिटी विल बी नॉट रिड्यूस्ड, यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है ये भी रिड्यूस्ड नहीं होएगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि ये नेचुरल है ना बेटा, यहाँ पर हम कोई केमिकल्स, फॉस्फेट, यूरिया ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई सॉइल फर्टिलिटी भी यहाँ पर हार्म नहीं होगी। तो ये तो कुछ अप्रोच हो गए माइक्रोब्स एज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के, कि भाई इसके अप्रोच क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनके गोल्स क्या है, इनके एम क्या है, इनका एडवांटेज क्या है। अगर हम केमिकल्स के बदले में अगर हम माइक्रोब्स को एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, एज अ पेस्ट कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, या एज अ इंसेक्ट कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं, तो हमारा क्या एडवांटेज है ओवर केमिकल्स आया, या तो ओवर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स एजेंट। तो यहाँ पर ये इनका क्या हो गया बेटा, एडवांटेजेस हो गया। इस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं और वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे एम से, ऑब्जेक्टिव से, गोल से, अप्रोच से, या तो एडवांटेज ओवर केमिकल्स से, तो आपको आंसर यही लिखना है जो मैंने आपको 5 पॉइंट यहाँ पर लिखा है। ये 5 पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। तो पहला अप्रोच तो हमारा 12th बोर्ड भी है और साथ ही साथ इसके पैरेलल में हम नीट लेकर के चल रहे हैं, है ना। नीट में भी आपको क्वेश्चन एक एक सॉल्व हो जाएगा बेटा, ऐसा मत सोचना कि नीट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। अब आते हैं सेकंड क्या है भाई, कि भाई वो कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल एजेंट के रूप में, पेस्टिसाइड कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज हो सकते हैं। तो उस एजेंट्स में है बेटा, फर्स्ट वन इज माइक्रोब्स एंड सेकंड वन इज एनिमल्स। फर्स्ट वन इज माइक्रोब्स एंड सेकंड वन इज एनिमल्स। एनिमल्स में छोटा सा पॉइंट है लेडी बर्ड, जिसको हम सोनपंख भी बोलते हैं। अगर हम हिंदी की बात करें, अपने देसी लैंग्वेज की बात करें, तो सोनपंख ये आपने देखा होगा, जिसको लेडी बर्ड है। लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो। ये बर्ड जो है बेटा, सोनपंख जो है वो क्या करते हैं, मॉस्किटो को फीड करते हैं, खाते हैं उसको। तो दैट्स व्हाई देखो, अब ये जो मॉस्किटो है या जो एफिड है जो हार्म कर रहे हैं, वो जो पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं, तो अगर वहां पर लेडी बर्ड वहां पर है या अगर वहां पर ड्रैगन फ्लाइज है, तो मॉस्किटो वहां पर बहुत कम होगा। आया समझ में? मैंने क्या बताया कि ये चीजें जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को नेचुरल इनका फीड है ना, ये फूड सिस्टम है इनका, कि उन्हीं चीजों को खाएंगे। तो एक्चुअली इनसे क्या हो रही है, हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रही है, हमें बेनिफिट्स है कि भाई हमें मॉस्किटो नहीं देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीजें ये क्या है भाई, कि ये किसी भी इकोसिस्टम को डिसबैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी ऑरिजिन उतनी ही होती है जितनी इनकी क्या होती है, जितनी इनकी फूड होती है। आया समझ में? चलिए आते हैं माइक्रोब्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स का एक छोटा सा एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है। ये लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई जो गेट रीड ऑफ करते हैं किसको भाई, एनिमल्स को, सॉरी मॉस्किटो एंड एफिड्स को, उसको खाते हैं, उसको रिमूव करते हैं। अब हम लोग आते हैं माइक्रोब्स वाले पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोब्स का कंट्रोल आप चैप्टर 12 में भी पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल्स में। एप्लीकेशंस वाले रीजन में प्रिंसिपल तो आपका 11 चैप्टर है, एप्लीकेशन में आपको बीटी टॉक्सिन वहां पर बहुत ही डीप में अच्छे से बताया गया। तो वो चीजें अपन वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जो यहाँ से है, इसको तो हम लोग एटलीस्ट आज वाली क्लास में कंप्लीट कर लें। तो माइक्रोब्स में बेटा बैसिलस thuringiensis, बीटी जिसको हम बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं, बीटी। यूजफुल टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर्स होते हैं बेटा, उनके जो लार्वा में जो कैटरपिलर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है बेटा बीटी, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बीटी को हम डिटेल्ड में और स्टडी करेंगे जब हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर पे जब हम लोग जाएंगे, या तो आपको जो जूलॉजी के टीचर्स होंगे अगर वो पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोग डिस्कस करेंगे आपको बीटी के बारे में। लेकिन फिलहाल याद करेंगे कि जो कैटरपिलर्स होते हैं बटरफ्लाइज को, उसको कंट्रोल करने के लिए बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है बेटा, बैसिलस thuringiensis जिसको हम बीटी बोलते हैं, जो कैटरपिलर्स और बटरफ्लाइज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने बनाया है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कैसे बीटी जो है बैसिलस thuringiensis किसी कैटरपिलर्स को किल्ड करते हैं, उसको मारते हैं। उस प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक हेडिंग डाला MOA, इसका मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये अपना एक्शन
को प्रोड्यूस करते हैं, एक्शन कैसे को वहां पर शो करते हैं। तो बीटी यानी कि बैसिलस थ्रूजिएंसिस, बीटी सैकेट्स मिक्स्ड विद वाटर। फार्मर्स क्या करते हैं, सैकेट्स के फॉर्म में बैसिलस थ्रूजिएंसिस मार्केट में अवेलेबल है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले जो फार्मर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड स्प्रे ऑन प्लांट लाइक ब्रासिका, ब्रासिका निग्रा यानी जो सरसों वगैरह मस्टर्ड वगैरह का जो प्लांट होता है बेटा, उन प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया भाई, बीटी सैकेट्स, उसको हमने वाटर में घोल दिया और उसके बाद स्प्रे करते हैं इंस्ट्रूमेंट या जो भी आपके पास प्रोसेसेस है उसके थ्रू, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसके थ्रू हमने प्लांट पे भी मोस्टली कौन सा बेटा, ब्रासिका प्लांट, ब्रासिका यानी कि जो मस्टर्ड वाले प्लांट होते हैं, ब्रासिका एंड फ्रूट प्लांट्स जिनमें फ्रूट्स होते हैं मोस्टली, उसी को ये इंसेक्ट या पेस्ट हार्म करते हैं, तो उस पे हमने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो स्प्रे किया यानी बीटी को जो हमने स्प्रे कर दिया, वो बीटी को क्या करेगा भाई, ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा, जो इंसेक्ट का जो लार्वा है वो उसको क्या करता है, खाता है, यानी कि उसी में वो डेवलप हो रहा है, वहीं पे वो ग्रोथ कर रहा है, तो उसको वो क्या करता है, खाता है, जो हमने स्प्रे किया बीटी को। अब होता क्या, देन टॉक्सिन रिलीज, अब जो बीटी है कहां पे चली गई भाई, उस इंसेक्ट के लार्वा में चली गई और वहां पर वो क्या हो जाएगी, बीटी रिलीज हो जाएगी, जो बीटी वाटर के साथ मिक्स हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देन टॉक्सिन रिलीज इन द गट ऑफ लार्वा, लार्वा के गट यानी कि गैस्ट्रोयूरिनाइनल ट्रैक्ट पे, यानी जो जीआईटी हमारी होती है, जो गैस्ट्रोयूरिनरी ट्रैक्ट जो होते हैं, जीयूटी जो होते हैं, उसमें जाकर के ये क्या होगा, रिलीज होगा। जैसे मान के चलो हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खाया तो कहां पर रिलीज होगा, हमारे गट वॉल में रिलीज होगा, जो हमारा जीयूटी है उसी में जाकर के वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो वैसे ही लार्वा के गट में जाकर के वो टॉक्सिसिटी जो है, जो टॉक्सिन प्रॉपर्टी है बीटी की यानी कि बैसिलस थ्रूजिएंसिस बैक्टीरिया की, वो वहां पर जाकर के क्या होती है, रिलीज होती है। लार्वा एंड किल्ड कैटरपिलर्स, और उस कैटरपिलर्स को, जो लार्वा में कैटरपिलर्स प्रेजेंट है, उन कैटरपिलर्स को वो क्या करते हैं, किल्ड कर देते हैं। आपने कैटरपिलर्स पढ़ा होगा एनिमल्स, जब आप जूलॉजी में 11th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो उसमें सर ने आपको जब बटरफ्लाई पढ़ा रहे होंगे तो उसमें कैटरपिलर्स को डिस्कस किए होंगे। तो उस कैटरपिलर्स को ये क्या कर देते हैं बेटा, किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं, बट नॉट हार्म अदर्स, दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, केवल और केवल कैटरपिलर्स को ही खाते हैं। जो लार्वा में कैटरपिलर्स है उसी को वो क्या कर देंगे, किल्ड कर देंगे। तो एक छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का जो मैंने आपको बताया कि बीटी टॉक्सिन जो है बेटा, बीटी जो है बैसिलस थ्रूजिएंसिस, उसको हम क्या करते हैं, सैकेट्स के फॉर्म में मार्केट से खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं प्लांट के ऊपर। अब जो भी इंसेक्ट का लार्वा होगा वो उसको खाएगा, इंसेक्ट की बॉडी में वो जाएगा और बॉडी में जाकर के जीयूटी वाले रीजन में स्पेशली यानी कि गैस्ट्रोयूरिनाइनल ट्रैक्ट के जो रीजन है, उस यूरिनरी ट्रैक्ट का जो रीजन है उसमें जाकर के रिलीज होंगे और अपनी टॉक्सिसिटी से जो भी लार्वा के अंदर कैटरपिलर होगा वो सभी को मार देगा, दूसरे को ये टारगेट नहीं करेगा। ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कैटरपिलर्स हमारा क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। कैटरपिलर्स आएंगे नहीं तो आगे जो इंसेक्ट का फॉर्मेशन है, जो हार्मफुल इंसेक्ट है, उनकी फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी टाइप का, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स लेवल पे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट और डिसअरेंजमेंट करना, जीन में वेरिएशंस लाना, इसके लिए एक फील्ड है, एक कोर्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो आपको करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट हैं, जो जीन लेवल पे काम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, जीन के अंदर वेरिएशंस करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो साइंटिस्ट ने क्या किए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूसिंग विटीटॉक्सिन यानी कि बैसिलस थ्रूजिएंसिस टॉक्सिन, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किए मार्केट में, कन्वेंशनल मार्केट में उन्होंने क्या किया, कमर्शियलाइज किया कि आप खरीदिए इसको, विटीटॉक्सिन जीन इनटू प्लांट, सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट। इन्होंने एक विटीटॉक्सिन करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट उन्होंने विटीटॉक्सिन करके एक मार्केट में क्या किया भाई, एक रिलीज किए हैं, उन्होंने कमर्शियलाइज किए हैं, चीजों का प्रोडक्ट बनाए हैं, और वो प्रोडक्ट, वो जो प्लांट है, जिस प्लांट के अंदर, मतलब यहाँ पर कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं है, एक प्लांट ही है कि ये प्लांट में विटीटॉक्सिन है, यानी उस प्लांट को ना ही कोई इंसेक्ट हार्म करेगा ना ही कोई पेस्ट हार्म करेगा, ऐसा समझ, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर उस जीन को उन्होंने क्या कर दिया है, ऐड ऑन कर दिया है, ऐड कर दिया है। दैट्स व्हाई वो प्लांट के अंदर ना ही कोई इंसेक्ट होगा ना ही कोई पेस्ट होगा। जैसे मान के चलो कोई प्लांट बॉडी में क्या हो रहा है, तो पेस्ट उसको हार्म कर रहा है,
कोई इंसेक्ट उसको हार्म करा, तो हमने बीटी टॉक्सिन का जीन को लिया, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसेक्ट के कंट्रोल करने के लिए, कैटरपिलर्स को मारने के लिए, हमने उस जीन को इस प्लांट की बॉडी में ऐड कर दिया। तो वो ऐसे प्लांट मिलते हैं, बीटी टॉक्सिन प्लांट मिलते हैं मार्केट में, अवेलेबल है, उनके सीड अवेलेबल हैं, जो फार्मर्स, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले होते हैं वो यूज करते हैं। और वो सीड से जब प्लांट होती है तो उस प्लांट में ना ही कोई इंसेक्ट उसको हार्म कर पाता है, ना ही कोई पेस्ट हार्म कर पाता है, क्योंकि अगर कोई इंसेक्ट उसको खाएगा तो उसके कैटरपिलर्स मर जाएंगे, दैट्स व्हाई उस इंसेक्ट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, इंसेक्ट वहां पर क्या हो जाएगा, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, पॉपुलेशन कम रहेगी, यानी प्लांट का इफेक्ट कम होगा। तो वही चीजें हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूसिंग बीटी टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट, सच प्लांट्स आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट। एग्जांपल है वीटी कॉटन। वीटी कॉटन करके इन्होंने क्या किया भाई, एक बीटी टॉक्सिन प्लांट को इन्होंने क्या किया है, मार्केट में कमर्शियलाइज किया है, बनाया है। ये हमारा क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सेकंड एग्जांपल, ये तो हमारा हो गया बैसिलस थ्रूजिएंसिस, एक एग्जांपल हो गया माइक्रोस्कोपिक। सेकंड जो एग्जांपल है वो फंजाई से रिलेटेड है। फंजाई में क्या है बेटा, ट्राइकोडर्मा फंजाई है, effective as a biocontrol agent of several plant pathogens। कुछ प्लांट पैथोजेंस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया या अदर पैथोजेन जो प्लांट में डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, तो उसके लिए एक फंजाई है बेटा, ट्राइकोडर्मा। अगर आप इस फंजाई को वहां पर स्प्रे करते हो तो वो डिजीज प्लांट में मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा बैकुलो वायरस। फर्स्ट था बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड अपन वायरस पे आते हैं। बकुलो वायरस जिसका जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रस वायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रस वायरस का जीनस का एक वायरस है बेटा बकुलो वायरस। ये वायरस क्या है, यूजफुल टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा। ये कुछ आर्थ्रोपोड्स वाले जितने भी प्लांट होते हैं, इंसेक्ट वाले जो प्लांट होते हैं, उस इंसेक्ट या तो आर्थ्रोपोड्स वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे ये प्लांट को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। बकुलो वायरस जिसकी जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, तो ये हेड्रस वायरस। तो यहाँ पर ये जो चीजें आज वाली क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि माइक्रोब्स एज अ बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में माइक्रोब्स का क्या रोल है, यानी कि कैसे कोई माइक्रोब्स किसी इंसेक्ट से या पेस्ट से प्लांट को या क्रॉप्स को, फसलों को सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो वाली कॉन्सेप्ट आज वाली क्लास में हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। यानी कि जो हमारा चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टोटल 6 सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया था बेटा, और मैंने बताया था कि जिस दिन ये 6 नंबर ऑफ सेगमेंट डिस्कस करेंगे उस दिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग 5th नंबर का सेगमेंट क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम लोग पहले कंप्लीट कर लिए हैं, इसके अलावा हमने इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, माइक्रोब्स वो वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में हमने बायोगैस वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों ने क्या किया भाई, बायोलॉजिकल एजेंट वाला, कंट्रोल एजेंट वाला भी सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए या तो एज अ फ्यूल के रूप में यूज होने के लिए, एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए। तो वो चीजें हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों बेस से, चाहे वो नीट एग्जामिनेशंस का हो, एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या तो आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। थैंक यू वंस अगेन।